Okay, भैया. So welcome back to your chapter projectile motion and we are starting lecture number 2. भाई जी कल हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर रहे थे, जल्दी से बताओ आप मिस्टर कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कहते हैं. आप बताइए. मोशन ऑफ एनी बॉडी अंडर ग्रेविटी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रेजेक्टरी होती है उसकी शेप क्या होती है? पैराबोलिक शेप. आज का सेशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, पैराबोला शब्द से. कहने का क्या मतलब है कि आज हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है आज का सेशन. और आज का जो सेशन है अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरा चैप्टर जो अगले 5 से 7 सेशंस चलना है ऐसे चुटकियों में करोगे, चुटकियों में, अगर आज का सही से समझ ले. इसलिए जरा ध्यान देना, हो कहीं कोई परेशानी हो वहीं पूछ लेना. हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली छोड़ा जाए किसी हाइट से, ये इस तरीके से एक टार है, ये ग्राउंड है, इससे हमने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका तो ये सीधी तो जाएगी नहीं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे जाएगी. और इसकी शेप कैसी होगी? पैराबोलिक. हमने यही प्रूव करना है कि प्रूव दैट द शेप ऑफ दिस पाथ ऑफ दिस ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक. ये प्रूव करना है कि पैराबोला शेप है. इसे पैराबोला कहते हैं. आप कल आए नहीं थे बेटा तो काफी सारी चीजें छूट गई हैं ना, तो अभी एकदम कैसे क्लियर होगा, थोड़ा सा वेट करिए. ओके मेरे बच्चे, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये पैराबोलिक शेप है. बड़ा ही अटपटा सा सवाल है, ये कैसे प्रूव करेंगे ये पैराबोलिक है? ये कैसे करेंगे भाई? अजीब लग रहा है ना, ये कैसे प्रूव करें कि शेप पैराबोलिक है? तो भाई सुन लो मेरे बच्चे, मैथ्स में जितनी भी स्पेसिफिक शेप्स होती हैं ना, उन सारी स्पेसिफिक शेप्स की अपनी एक इक्वेशन होती है. कहने का मतलब ये कि जैसे स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है, क्या स्ट्रेट लाइन की अपनी कोई इक्वेशन होती है? इक्वेशन नहीं पढ़ी क्या बेटा? ध्यान करो, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, वहां पे वो एक ऐसी इक्वेशन लिख के दे देते थे कि 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ड्रॉ दिस ऑन ग्राफ. ड्रॉ करते थे इस इक्वेशन को. कैसे ड्रॉ करते थे? बोले यहाँ पे इस तरीके से x और y लेते थे, यहाँ से y निकालते थे कि y इज इक्वल टू 6x माइनस 4 हो गया. x की वैल्यू 0 डाली तो y कितना आया? -4. x की वैल्यू 1 डाली तो y कितना आया? 2. x की वैल्यू 2 डाली तो 12 माइनस y कितना आया? 8. ऐसे कोऑर्डिनेट्स 3 बनाते थे, 3 4, और फिर उसे x एक्सिस और y एक्सिस पे, कि अपने ऐसी कहीं भी बना दे रहा हूं, ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनाते थे. और कोऑर्डिनेट जो आते थे उनको ज्वाइन करते थे तो क्या आता था? ये स्ट्रेट लाइन आती थी कि नहीं आती थी? यानी ऐसी कोई भी इक्वेशन अगर दे रखी होगी, दुनिया का कोई इंसान ऐसी इक्वेशन को पे का अगर ग्राफ प्लॉट करेगा तो वो ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. यानी दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. जैसे स्ट्रेट लाइन की अपनी एक इक्वेशन होती है, ऐसे ही मैथ्स में जो स्पेसिफिक शेप्स हैं, जैसे सर्किल है, सर्किल की भी अपनी एक इक्वेशन होती है. जैसे सर्किल की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है. अगर ऐसी इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, एक्स और वाई करके, वैसे ही, ठीक है ना, एक्स और वाई करके इसे प्लॉट करोगे अगर, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं पता है कैसे आएंगे? इस तरीके के आएंगे. ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसके, और इनको ज्वाइन करोगे तो एक सर्किल बनेगा. अब मैं यहाँ ये करके थोड़े दिखाऊंगा कि दिखाइए कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं सर्किल में या नहीं आ रहे हैं, लेकिन आएंगे, ये मेरी बात को सत्य मान लो. यानी ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई की पावर 1 1 आती है, दैट इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. और ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई की पावर 2 2 आती है, दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ सर्किल. ऐसे ही पैराबोला की भी अपनी एक इक्वेशन होती है भाई. पैराबोला की भी, पैराबोला जैसे सर्किल ऐसी शेप होती है, ये इस तरीके से एक्सिस है, ये सर्किल शेप है. ऐसे ही ऐसी शेप को इस तरीके से, ये जो शेप आती है,
इस शेप को हम क्या कहते हैं, पैराबोला। ये इधर भी बना सकते हैं, इधर फेंकें इधर भी बना सकते हैं, और इधर फेंकें इधर, ऐसे भी चारों एक्सिस पे हम बना सकते हैं, चारों क्वाड्रेंट्स में बना सकते हैं। पूरी पैराबोला की ये शेप होती है कुछ इस तरीके से, जिसमें अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से ऐसे फेंकते हैं तो हम कहते हैं ना ऐसी ऐसी जाती है। तो एक्चुअली ये पाथ कैसा ही है, पूरे पैराबोला का एक छोटा सा पार्ट ही तो है, ये शेप कैसी ही बन रही है ये पैराबोला। तो ये इस तरीके से हमें प्रूफ करना होता है कि ये पैराबोला है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये पैराबोला है, फिर से बोल रहा हूं, रिपीट, अगर कहीं पे भी किसी का पाथ हमें प्रूफ करना है कि स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो उसके लिए क्या करो, आप इक्वेशन निकालो उसकी, कि बॉडी मूव कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, हम उसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई जिसमें एक्स और वाई की दोनों पावर 1 है, तो हम कहेंगे ले भाई हमने मोशन की इक्वेशन निकाली और दोनों की पावर 1 आ रही है, ये लो स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो गया। ऐसी अगर किसी क्वेश्चन में कहेंगे प्रूव दैट ये मोशन सर्कुलर मोशन है, तो हम उसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे, और फाइनली अगर उसकी इक्वेशन डिराइव करने पर एक्स और वाई की दोनों की पावर 2 आ गई, तो हम कह देंगे ले भाई आ गई 2, यानी पाथ कैसा है, प्रोजेक्टाइल सर्कुलर। ऐसे ही अगर हमसे कहा जाए इस चैप्टर में कि ये प्रूव करिए कि इसका पाथ पैराबोलिक है, तो हमें किसी तरीके से इक्वेशन डिराइव करनी होगी y और x के बीच। अगर कहीं पर भी y की पावर 1 और x की पावर 2 आ गई, इस तरीके की कोई इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू 6x² + 5 या y इज इक्वल टू 2x², जिसमें y की पावर 1 है x की पावर 2 है, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पैराबोला। यानी अगर हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है, तो हम इसकी क्या निकालने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन x और y की। अगर उसमें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² आ गया, तो वहीं पे कह देना हेंस प्रूफ कि पाथ इज पैराबोलिक। समझ गए? तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² कैसे करें, लेट्स हैव अ लुक। तो मिस्टर फैजान अभी समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, तो क्वेश्चन लिख लेना ये, और डायग्राम बनेगा ये इस तरीके से हमने ले लिया ग्राउंड, और ये इस तरीके से आपकी y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, और यहां पर है एक इस तरीके से टार, और इस टार से फेंकी जा रही है एक बॉल जिसे हम कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल, वो भी कैसे, हॉरिजॉन्टली, किस स्पीड से, लेट से u स्पीड से फेंकी जा रही है। तो इसका पाथ कैसा होगा, इस शेप का इसकी ट्रेजेक्टरी होगी। वी हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक इन शेप। वो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमने इसे यहां से फेंका, लेट से ए पॉइंट से हमने इसे फेंका था, ए पॉइंट से कोई भी दूसरा पॉइंट लेंगे इसके रास्ते का, ये यहां से यहां गई, लेट से कोई भी एक बीच का कोई भी एक पॉइंट ले लिया, तो ये जब आगे जा रही थी तो ये देखो एक्स एक्सिस के अलोंग भी ट्रैवल कर रही है ये, और वाई एक्सिस के अलोंग भी ट्रैवल कर रही है, ये कुछ आगे भी पहुंच पा रही है और कुछ नीचे भी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी गई, वाई एक्सिस के अलोंग भी गई। मान ले, देखें जरा, यहां से यहां अगर देखा जाए तो इसने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल किया, लेट इट बी एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना किया, इतना ना, इतना नीचे पहुंची, यहां से यहां आने में इतना नीचे आ गई ना, लेट दिस डिस्टेंस बी वाई। राइट है कि नहीं है? एक डिस्टेंस एक्स ले लिया और एक वाई, तो ये लीजिए ये एक्स एंड ये y। तो A से B। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार कल का कोई एक रिकैप बता दूं। मैंने कहा था जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसमें दो इंडिपेंडेंट मोशंस होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हमेशा फोर्स सिर्फ किस डायरेक्शन में लग रही है, डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल में क्या कोई फोर्स लग रही है? नहीं, फोर्स नहीं लग रही भाई। जहां फोर्स नहीं लग रही वहां ma 0 है, वहां पे ab कितना आएगा, जब फोर्स 0 तो एक्सलेशन 0। तो कौन सी एक्सलेशन 0 होगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल।
क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रही। तो जो भी हॉरिजॉन्टल मोशन की हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन की एक्सेलरेशन हमेशा 0 लेंगे और वर्टिकल मोशन की एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 लेंगे। नीचे जा रही है तो +9.8, ऊपर जा रही है तो -9.8, राइट है। और अब जितने भी क्वेश्चंस करेंगे प्रोजेक्टाइल के, जितने भी क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्टाइल के, मेरा अपना तरीका है उसे ऐसे सॉल्व करने का। मैं कहता हूं कि हमेशा जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आए, डेरिवेशन आए, हमेशा 2 कॉलम बना लेना और एक तरफ लिख देना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और दूसरी तरफ लिख देना वर्टिकल कंपोनेंट्स। और फिर क्या करना, यहां लिखना यूएसए, क्या यूएसए, यूएसए और क्या टी। यहां भी लिखना क्या यूएसए और टी। हॉरिजॉन्टल मोशन कौन सी एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस। बोलते जाओ भैया, कौन सी एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस। तो यहां लिख देना एक्स एक्स एक्स। और वर्टिकल मोशन वाई एक्सिस के अलोंग है तो यहां लिख देना वाई वाई वाई। अरे टाइम में मत लिख दियो एक्स और वाई, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना टाइम है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना टाइम है। टाइम एक्स और वाई एक्सिस का सेम होगा। कहने का मतलब ये कि मान लो इसे यहां से यहां आने में 10 सेकंड लगे अगर, तो ये वाला टाइम भी 10 होगा, ये वाला भी टाइम 10 होगा। सर क्या कह रहे हो, फिर से बोल रहा हूं, यहां से यहां अगर आने में 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड में मान लो इसने यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 मीटर और यहां से कितना नीचे गिरी 5 मीटर। तो बताओ यहां से यहां से 10 सेकंड लगे तो ये 15 मीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगा, 10 सेकंड। और ये 5 मीटर नीचे आने में कितना समय लगा, 10 सेकंड। जितना एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा उतना ही वाई सेम टाइम ही तो लगा। यहां से यहां 10 सेकंड लगे तो ये भी 10 और ये भी 10 सेकंड में ट्रेवल हुआ। मारते नहीं मारते हो तो टाइम क्या ही होगा, सेम। इसलिए टाइम में एक्स और वाई नहीं आएगा, टाइम सेम होगा। चलिए वैल्यूज डाल दीजिए इन सब की। अच्छा बताना अर्पित भैया, हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं फाइनली। पैराबोलिक इक्वेशन प्रूव करने के लिए क्या इक्वेशन निकालनी होगी जिसमें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जाए या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर आ जाए, एक की पावर 1 एक की पावर 2। चलिए तो उसके लिए हम इक्वेशन कर रहे हैं, उसके लिए वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। ये बताओ s u a और t कौन सी इक्वेशन में आता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इधर भी लगेगी इक्वेशन और इधर भी लगेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ सारी x डायरेक्शन वाली वैल्यूज लगेंगी, यहाँ सारी y कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट्स वाली वैल्यूज लगेंगी। तो इसके लिए पहले वैल्यूज तो लिख दो। बताओ डायग्राम से देख के बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डायग्राम से बताओ देख के। कौन है ये 0 वाला भाई, यहाँ लिखा है ना किस स्पीड से फेंका है, u से फेंका है ना, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में। किस स्पीड से फेंका है हॉरिजॉन्टल में, u। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, 0 कहाँ हुई, फेंका ना मैंने इसे, मैंने स्पीड दी 50 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल स्पीड 50 हो गई। यहाँ पे मैंने u लिखा है, इनिशियल स्पीड कितनी हो गई u। जरा वर्टिकल वेलोसिटी बताना। इनिशियली जब ये यहां थी तो मैंने इसे ऐसे वेलोसिटी दी थी u, नीचे की तरफ तो नहीं दी थी ना। हाँ जैसे ही मेरे हाथ से छूटी, हाथ से छूटते समय तो हॉरिजॉन्टली जा रही थी ये बॉल, लेकिन हाथ से छूटने के बाद फिर ये नीचे भी जाने लगी। यानी हाथ से छूटने के बाद इसकी एक वेलोसिटी नीचे की तरफ भी लगने लगी जो इसे नीचे खींच रही थी, लेकिन छोड़ते समय नीचे की तरफ कितनी थी 0। तो हर क्वेश्चन में जिसमें बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका है उसमें इनिशियल वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में हमेशा 0 होगी। वो तो आगे जाने के बाद यहाँ पे आगे भी जा रही थी नीचे भी जा रही थी, आगे भी जा रही थी नीचे भी जा रही, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहाँ जा रही थी आगे, नीचे की तरफ कितनी थी
0। तो यहाँ क्या लिख दो, ठीक है, बताना डायग्राम से देख के डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ ए से बी तक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, साफ साफ हॉरिजॉन्टल में एक्स और वर्टिकल में वाई। एक्सेलेरेशन बताना हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में अभी तो बताया हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लगती तो एक्सेलेरेशन भी 0, लेकिन वर्टिकल में एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी प्लस 9.8। टाइम इधर भी t है तो इधर भी t है। बस कुछ नहीं करना है क्योंकि टाइम हमें मालूम नहीं था, तो एक तरफ से t निकाल के दूसरी तरफ डाल देना है बस। बताइए यहाँ इक्वेशन में वैल्यूज डालते हैं, एस एक्स कितना है x, यू एक्स कितना है u t, और ए एक्स कितना है ये 0 तो सब 0, तो x इज इक्वल टू यू टी, तो t कितना आया x बाई यू। इस t की वैल्यू यहां से यहां डाल दीजिए क्योंकि टाइम सेम है दोनों तरफ, तो t की वैल्यू जैसे ही पुटेंगे एस वाई की जगह क्या लिखेंगे यू आई की जगह 0, तो ये पूरी टर्म 0 बन जानी है। ए की जगह जी 9.8 नहीं भैया जी लिख, टी की जगह तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अरे अरे क्या देख पा रहे हो, ओ माय गॉड, y की पावर 1 x की पावर 2, अरे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, therefore which implies that motion is sorry path is hence proved। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, David. Hey, what do you mean by time of flight? कि आज की फ्लाइट किस समय उड़ान लेगी? हाँ, कितना टाइम लगा उसे जहां से छोड़ी वहां से वापस नीचे ग्राउंड पे टच करने में, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, या द टाइम taken by projectile between its projection and the time at which it strikes the ground, वहां से वहां तक का टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। वो निकालना है। फिर रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब समझ ही गए होगे, रेंज यानी जाते से ज्यादा कितनी दूर जाके टकराई। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कि 50 मीटर दूर जाके गिरी है, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज ये निकालना है। और फिर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। चलिए रेंज निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं बेटा जी। फिर वही बात है कि हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बना के करोगे, आगे की डेरिवेशन में डायग्राम यही रहेगा। इसी से कंटिन्यू करते हैं। हमें टाइम निकालना है ए से सी तक का, ए से सी तक का। मान लें जहां से इसे फेंका है इस स्टार की हाइट कितनी है, लेट से h है, ये दे रखी है हमें कि h हाइट से हमने फेंका है। ऑब्वियसली जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कि कितनी देर लगेगी उसे गिरने में, ऑब्वियसली हाइट पे डिपेंड करेगी। जितनी ऊंची बिल्डिंग से फेंकेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो हाइट तो देनी पड़ेगी उन्हें कि कितनी हाइट से छोड़ा है। तो टाइम बताइए, हाइट गिवन है। बताइए मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का यूज करोगे या वर्टिकल कंपोनेंट्स का? फिर से रेंज जब निकालेंगे, रेंज ये वाली रेंज निकालेंगे, यहां से यहां डी से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। वो निकालते समय निकालने के लिए कौन से कंपोनेंट्स का यूज करोगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ही लिखोगे। ऐसे ही टाइम निकालने के लिए कि यहां से यहां कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि वो हाइट पे डिपेंड करेगा और हाइट कैसी है, वर्टिकल, तो कैसे कंपोनेंट्स लिखोगे, वर्टिकल। चलो एक बार वर्टिकल कंपोनेंट्स लिख के देखते हैं। ए टू सी के, ए टू सी के बताना, ए से सी इनिशियल स्पीड कितनी है? हाँ जी
दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल यूज करोगे अगर स्टार्टिंग में तो टी निकल नहीं पाएगा। आप जो पूछ रही हो पहले उसके शब्द सही करो, सोचो आप क्या पूछ रही हो और शब्द क्या निकल रहे हैं, फिर एक बार फिर से पूछना, ठीक है, सही लैंग्वेज बना के। ओके, जब तक ये देखते हैं। हाँ, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स बताना, नीचे वाली इनिशियल स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और टाइम, क्योंकि वर्टिकल की बात कर रहे हैं यूएस से टी, तो वाई वाई लिख दिया। अरे टाइम में क्यों लिख दिया भाई? हाँ, तो बताना इनिशियल स्पीड कितनी है वर्टिकल में। ये तो अभी हम डिस्कस किए थे ना, हॉरिजॉन्टल जब भी फेंकेंगे तो इनिशियली वर्टिकल स्पीड हमेशा 0 होगी। डिस्टेंस इन वर्टिकल कितना है? वर्टिकल में डिस्टेंस वाई कौन बोल रहा है? भाई मैं पूरा ए से सी टच करने की बात कर रहा हूं कि इसमें कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस भी पूरा नीचे तक का कितना लोगे? एच। एक्सेलरेशन वर्टिकल में नीचे की तरफ प्लस जी, और टाइम तो हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, लेट इट बी कैपिटल टी। कौन सी इक्वेशन लगेगी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस वाई तो हो गया एच, ये यू वाई 0 होने से ये सब 0 हो गया, एक्सेलेरेशन हो गई जी, और टाइम हो गया टी का स्क्वायर। एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यानी टी कितना आ गया? 2 इधर गया, जी नीचे आया, 2h अपॉन जी, ये टी स्क्वायर आया, यानी टी कितना आया? समझ पा रहे हो? अपने आप करो जरा। ये टाइम आ गया, इतना टाइम लगेगा उसे नीचे गिरने में। ओके, हॉरिजॉन्टल ले लो, ले तो लो एक बार। हॉरिजॉन्टल जब लोगे तो उसमें डिस्टेंस, क्या आपको पता है हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? फिर हॉरिजॉन्टल से आएगा ही नहीं ना आंसर। हमें हाइट दे रखी है बिल्डिंग की, वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट से ही हम निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कहां से कहां का डिस्टेंस निकालना है? डी, डी से सी का। कौन से कंपोनेंट्स लेंगे? हॉरिजॉन्टल। बताओ, हॉरिजॉन्टल में आप यू ले लो, एस ले लो, ए ले लो, टी ले लो, एक्स एक्स एक्स। बताना इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल में? यहां पर इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है u। डिस्टेंस बताना कितना है? यही तो हमने निकालना है, लेट इट बी r, जो हमने निकालना है। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में 0, टाइम और टाइम, अरे ये निकाला तो है, टाइम तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का सेम ही होगा ना, ये निकाला तो है, लिख दो। कौन सी इक्वेशन लगेगी? डिस्टेंस r, इनिशियल स्पीड u, टाइम √2h अपॉन जी, प्लस ये सब 0 हो जाएगा क्योंकि ax 0 है। तो ये रेंज का फॉर्मूला आ गया आपके पास, r इज इक्वल टू ये
क्या आ गया, u अंडर रूट 2h अपॉन, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में बड़ा अटपटे सा लग सकता है किसी को। तो ऐसा करो, अंडर रूट है फिर u बाहर है, ऐसा लिख सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन एक काम ये भी कर सकते हो, u को अगर अंदर ले जाए हैं तो बताओ क्या लिख सकते हैं, क्या लिखना पड़ेगा u की जगह, तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, एक ही बात है, 2h² अपॉन जी। तो एमसीक्यूज बन सकते हैं इसके, आपको 4 फॉर्मूले दे देंगे, रेंज का क्या होता है, सही वाला टिक करो, तो ऐसे आपको समझ के टिक करना होगा। टाइल एट एनी इंस्टेंट। नेक्स्ट बात आई आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, नहीं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। कहने का मतलब है भाई जी, जरा देखना, यहां स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी सिर्फ किस डायरेक्शन में थी, हॉरिजॉन्टल में, लेकिन एक बार हाथ से छूट गई उसके बाद तो ये आगे भी जा रही है और नीचे भी, एक वेलोसिटी इसे आगे ले जा रही है और एक वेलोसिटी इसे नीचे ले जा रही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को वी एक्स से डिनोट कर सकते हैं और वर्टिकल को वी वाई से। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में, वही तो निकालना है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है प्रोजेक्टाइल की, राइट है। मुझे कोई इस डायग्राम से देख के बताएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, v का क्या आएगा, हाँ बहुत बढ़िया, कह रहे हैं कि सर v निकालने का, दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर है उनका रिजल्टेंट बीच में आता है, तो अंडर रूट, यही होता है ना, जिन बच्चे ने वेक्टर्स पढ़ा है वो समझ पा रहे होंगे, कौन नहीं समझ पा रहे हैं बता दें खुले मन से। ठीक है, ओके। तो ये लीजिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन डायरेक्टली लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होगा v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई, लेकिन इसके लिए तो हमें क्या चाहिए होगा, वी एक्स और वी वाई। कहाँ लिखे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स। जरा बताना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, मुझे बता सकता है कोई यहाँ पे वी एक्स कितना होगा, ज्यादा गहराई में चलेगा, v निकालना है और vx को v के टर्म्स में ही बता रहे हो, v cos थीटा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल गया, हाँ सिंपल सा आंसर है, सिंपल है सिंपल, vx कितना होगा, यस। अरे भाई हॉरिजॉन्टल में फोर्स ही नहीं लगती कोई, जब फोर्स ही नहीं लगेगी तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। अगर u से फेंका है तो हॉरिजॉन्टल में हर जगह वेलोसिटी u ही रहेगी, कल भी बोला था ना। तो इसकी जगह तो हम लिख दे रहे हैं कि ये u ही रहेगा, राइट है, कांस्टेंट। लेकिन वी वाई कितना होगा बताओ, नीचे वाली वेलोसिटी तो अर्थ खींचने की वजह से वर्टिकल वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी नीचे गिरते गिरते। वी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है वी का फॉर्मूला, u प्लस एटी वी वाई ए वाई और टी। यू वाई कितना, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल, और ये ए वाई की जगह, तो वी वाई कितना आ गया, ये यहां लगा देंगे, वी एक्स की जगह यू और वी वाई की जगह बात समझ में आई। यहां ये फॉर्मूला याद करते हो तो न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे।
लेकिन मेन बात यहाँ पे मैं फॉर्मूला याद करने की नहीं बता रहा हूँ तीनों जगह, मेन बात यहाँ कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर हम ये चीज निकालने को आएगी तो कैसे निकालेंगे, Vx और Vy कैसे निकालेंगे, Vx तो यू ही रहेगा और Vy ऐसे निकालेंगे। न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तब देखेंगे क्या करना है, कंसेप्ट आपको अभी समझना है कैसे करना है, ठीक है। कि ये एक इस तरीके से एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, ये एरोप्लेन है, इस तरीके से ये जा रहा है, इस एरोप्लेन से लगा हुआ एक मिसाइल है, ठीक है, इस एरोप्लेन से लगा हुआ एक मिसाइल है, एरोप्लेन 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो मिसाइल भी 100 की स्पीड से जा रहा है। जैसे ही चलते चलते मिसाइल को छोड़ेंगे, अगर एरोप्लेन रुका हुआ होता तो ये मिसाइल कहाँ गिरता, वर्टिकली नीचे, लेकिन अगर एरोप्लेन चल रहा है तो ये कहाँ गिरेगा, पैराबोलिक पाथ, क्योंकि एरोप्लेन चल रहा है तो इसका मिसाइल भी 100 की स्पीड से चल रहा है, और चलते चलते अगर इसे छोड़ेंगे तो इसकी एक पहले से ही स्पीड आगे की तरफ थी, और छोड़ते ही अर्थ इसे खींचेगी आगे की तरफ, जाते जाते ये कहाँ जाएगा, नीचे, तो पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। मानते हो कि ना मानते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन जो इंसान, जो पायलट आप हो, उस एरोप्लेन में बैठे हुए हो आप पायलट, और आपके पैरों के नीचे शीशे वाला आपका एरोप्लेन है, और वो आपने नीचे मिसाइल ऐसे छोड़ दी, तो सामने दुश्मन देख रहा है उस मिसाइल को, उसे वो प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करते हुए ही दिखाई देगी, जैसा मैंने अभी समझाया। लेकिन आप पायलट जिस मिसाइल को छोड़े हो, आप उसको ऐसे देखो शीशे में, तो वो कैसी दिखाई देगी आपको, वो आपको पैराबोलिक नहीं, वो आपको शीशे नीचे जाते हुए दिखाई देगी। क्या, क्यों सर, ऐसा क्यों सर, वो जा तो आगे रही है ना, तो सर पायलट को वो नीचे जाते हुए क्यों दिखाई देगी। यस मिस्टर सारस्वत, जी बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सटीक शब्दों में आंसर दे दिया है इन्होंने, बहुत बढ़िया। इनका मतलब क्या है वो भी अब समझा देते हैं। ये क्या आप पढ़ के आए हो, शब्द आपने बिल्कुल ऐसा टेक्निकल सटीक यूज किया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये देखिए, ये एरोप्लेन से जा रही है, मिसाइल आगे गिरी जाके आपको दिख रही है, लेकिन ये देखो शीशे की, ये देखो, अरे शीशे से नीचे देख रहे हो, इसको कैसी दिखाई देगी। क्या आप इस एनिमेशन से समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता था। ये ऐसे दिख रही है सामने से, लेकिन आप अब एरोप्लेन के अंदर बैठे हो, ये आपने छोड़ी, आपको कैसी जाती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल नीचे। ऐसा क्यों, वो समझ लीजिए आप, ये लीजिए, ये देखिए, ये मिसाइल, आप इसे मिसाइल मत समझो, आप इसे समझो कोई भी एक तोप का गोला आपने ऐसे छोड़ दिया है, ठीक है। ये देखिए, अब आप सोचिए, एरोप्लेन आगे बढ़ रहा है, ये पीछे मैंने ना गलती से आग लगा दी, इसे आग मत समझना, ओके, क्योंकि आग लग जाएगी पीछे तो क्या ही होगा, वो तो भाग जाएगी, शाय आगे चली जाएगी, एरोप्लेन को छोड़ के ही चली जाएगी, वो मत समझना, ठीक है। अच्छा, आग नहीं लगी है, ओके। तो ये देखिए, जब एरोप्लेन आगे जा रहा है और यहाँ पे इस इंस्टेंट पे इसने ये एक बॉम्ब है, शेल है, इसे छोड़ दिया, तो देखना जरा, एरोप्लेन आगे जा रहा है, एरोप्लेन आगे जा रहा है, आगे गया, आगे गया, आगे गया, एरोप्लेन आगे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो मिसाइल भी तो आगे जाएगी, देख रहा है मिसाइल भी आगे जा रही है, पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए, जो आपको दिख रहा है पैराबोलिक है, लेकिन उस इंसान का क्या जो एरोप्लेन में ही बैठा है, आप देखना जरा, ये बताना, ये अभी पायलट यहां बैठा था, ठीक है, पायलट यहां बैठा था, अभी ये शेल कहाँ है, इसके पैरों के नीचे, राइट है, एरोप्लेन आगे बढ़ गया, लेकिन देखना जितना डिस्टेंस एरोप्लेन आगे बढ़ा उतना ही डिस्टेंस शेल भी आगे बढ़ेगा,
लेकिन रहा अभी भी कहां है, इसके नीचे। देखना जरा, ये देखो, ये देखो, ये देखो जरा, ये पायलट आगे जा रहा है, पायलट आगे जाता जा रहा है, और लेकिन जिस स्पीड से पायलट आगे जा रहा है एरोप्लेन के साथ, उसी स्पीड से शेल भी तो आगे जा रहा है। जितनी तेजी से ये आगे जा रहा है उतनी तेजी से ये आगे जा रहा है, लेकिन ये शेल हमेशा बना हुआ कहां ही है, उसको अपने नीचे ही तो दिखाई दे रहा है हमेशा। तो इस शेल को वो देखेगा तो उसे कहां गिरता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल नीचे। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द शेल एज it appears to the pilot sitting on the same plane, vertically downwards. What is the shape of the trajectory as shown? What is the shape of the trajectory as appears, क्या बोलेंगे, as appeared to the observer on ground. बात समझ गए या नहीं समझ गए? ये लीजिए, एज सीन बाय पायलट, ये लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। ओके, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो इस बॉम्ब की, इस शेल की स्पीड हॉरिजॉन्टल कितनी होगी, 100। ये प्लेन 100 से आगे चलता जाएगा, और आपको मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी हमेशा क्या ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो यहां अगर 100 से छोड़ा था तो हर जगह कितनी स्पीड रहेगी शेल की, 100। तो जिस स्पीड से प्लेन आगे जा रहा है उसी स्पीड से शेल भी आगे जा रहा है, इसलिए उसके नीचे ही बना रहेगा हमेशा, प्लेन के आगे पीछे नहीं हो जाएगा। हाँ, गिराने के बाद अगर उसने प्लेन भगा लिया ज्यादा स्पीड से, हाँ, तब वो शेल उस प्लेन के पीछे हो जाए, प्लेन आगे भाग जाएगा, शेल थोड़ा पीछे दिखाई देगा उसे। और अगर उस प्लेन ने ब्रेक्स लगा दिए तो शेल तो अपनी स्पीड से आगे जाता जाएगा गिरने के बाद, लेकिन एरोप्लेन हल्का हो जाएगा, तो शेल कहां गिरेगा, प्लेन के थोड़ा। कौन पूछ रहा था, यही पूछ रहे थे, ठीक है, ओके, ठीक है भैया। लास्ट आज का क्विज क्वेश्चन जो हम कल करेंगे, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम टुमारो, ठीक है।